पत्रकार रवि प्रकाश नहीं रहे। उम्र उनकी छोटी थी, उन्हें जाना नहीं चाहिए था। वे चले गए। पीड़ादायी है, पीड़ा का इजहार हो भी रहा है। सभी अपने तरीके से पीड़ा का इजहार कर रहे हैं। मैंने भी इजहार किया 2 शब्दों में। ओह दुखद सादर नमन। ईश्वर उनके परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दें। अमूमन यही होता है। इंसान इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। तो जो पीड़ा का इजहार है, जो बातें कही जा रही है, उसमें अमूमन समानता है। कुछ अच्छी यादें हैं रवि भाई के साथ, हमेशा याद रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। तो विनम्र श्रद्धांजलि बहुत दुखद। ओह रवि, तुम्हारे बारे में यह पीड़ादायी सूचना। शानदार पत्रकार के साथ अद्भुत व्यक्तित्व हमेशा जेहन में रहेगा। सादर श्रद्धांजलि। रवि प्रकाश की आयु भले कम थी, लेकिन पत्रकारिता में उन्होंने खास मुकाम हासिल किया था। उनकी जीवटता के क्या कहने, तो जाहिर तौर पर उनकी खास पहचान थी और उनका पहचान का दायरा भी था। तो राज्यसभा के उपसभापति, नामचीन पत्रकार हरिवंश ने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने मन की पीड़ा का इजहार किया है। चूँकि हरिवंश जी के साथ रवि प्रकाश को काम करने का भी मौका मिला। रवि प्रकाश ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, उनसे स्नेह पाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रतिक्रिया दी है, दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि जिंदा दिल इंसान हमेशा अमर रहते हैं। आप बहुत याद आएंगे रवि भाई। उन्होंने यह भी कहा है कि रवि प्रकाश के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ वापस झारखंड लाया जाएगा और इसके लिए उन्होंने विशेष दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो जो हरिवंश जी ने कहा है, आप वाकिफ हैं, लेकिन एक बार मैं फिर कह देता हूं। रवि प्रकाश नहीं रहे, मन व्यतीत है। अद्भुत प्रतिभावान पत्रकार, जीवट कर्मठ सरोकारी व्यक्तित्व। हमने कुछ समय तक पत्रकारिता में साथ काम किया। बहादुरी से लड़ते हुए एक इंसानी धर्म व मानवीय सरोकार की मिसाल पेश कर दुनिया से विदा हुए रवि प्रकाश की याद हमेशा आएगी। प्रतिक्रिया देने वालों की लंबी सूची है, तो सबों की अलग अलग चर्चा करना मैं नहीं समझता। लेकिन जब आज चर्चा करने बैठा हूं तो उसका खास मकसद है। आप इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई थी 7 जुलाई 2023 को। आज है 20 सितंबर 2024। आप देख रहे हैं कि यह एक पत्रिका का कवर पेज है जिस पर रवि प्रकाश की तस्वीर है और बगल में
भी एक तस्वीर के साथ। शीर्षक है जिंदगी अभी बाकी है। वह तस्वीर कुमारी छाया की है। कुमारी छाया मेरी पत्नी थी। वह भी लंग कैंसर से पीड़ित थी। कोरोना की शुरुआत में लंग कैंसर की पहचान हुई थी। जब उसका इलाज आगे बढ़ा तो बाद के दिनों में फिर यूट्रस कैंसर की भी पहचान हुई, ओवरी कैंसर की पहचान हुई और फिर इलाज चल रहा था। उन्होंने 17 मई को अंतिम सांस ली। तो जो बीमारी का जो वक्त था, जिन्होंने मेरी पत्नी कुमारी छाया के शरीर में डेरा बनाया या फिर रवि प्रकाश के, तो उसमें कुछ ज़्यादा फासला नहीं था, 2-4 महीने का फासला था। तो आप देखेंगे कि जब आज रवि प्रकाश के इस दुनिया में नहीं रहने की खबर आई है, तो आप देखेंगे कि कुमारी छाया की इस दुनिया से विदा होने का जो वक्त है और जो रवि प्रकाश की विदाई का वक्त है, दोनों में वही समान फासला है जो बीमारी का फासला था, तकरीबन 3.5 महीने का। तो इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर साझा किया गया था, तो इसमें कुमारी छाया ने धन्यवाद दिया था आउटलुक मैगजीन को इस बात के लिए, इस टिप्पणी के साथ कि मेरी कहानी लोगों तक आपने पहुंचाया। जिंदगी, आशा, उम्मीद, प्रेरणा, खुशी, कैंसर से जीतने की जिद, जिंदगी अभी बाकी है। दरअसल जिंदगी अभी बाकी है कुमारी छाया की तीसरी पुस्तक का शीर्षक भी है। कुमारी छाया ने बीमारी की पहचान के बाद एक के बाद एक 4 किताबें लिखी। पहली किताब आई थी एक प्याली चाय, दूसरा उम्मीद की ओर, तीसरा जिंदगी पर अभी बाकी है, जो कैंसर पर आधारित मोटिवेशनल पुस्तक कह सकते हैं। उसमें प्रेरणादायक बातें थी कि कैंसर के साथ कैसे जिया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता से जीने की बात थी। बाद में चाय सा हम सफ़र पुस्तक आई और वह लगी हुई थी 5वीं किताब में। तो इस बीच उनकी जीवन की डोर टूट गई। दरअसल मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कैंसर के साथ जीते हुए, आगे बढ़ते हुए मैंने कुमारी छाया को देखा है, उनके साथ खुद भी जिया है। रवि प्रकाश के बारे में भी मुझे जानकारी थी, विभिन्न माध्यमों से उनके बारे में जानकारी लेता रहता था, क्या हो रहा है, कैसे हैं, किस तरीके से इलाज हो रहा है। तो जब कुमारी छाया नहीं रही, उसके बाद रवि प्रकाश के बारे में जब जानकारी मिली कि रवि प्रकाश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित होने का मौका मिल रहा है, उन्हें अत्याधुनिक इलाज का अवसर मिला है, ठाक हैं, तो सुकून मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके 2-3 दिन कवल उनके
पोस्ट आए सोशल मीडिया पर, चूँकि वे सोशल मीडिया पर भी लगातार सक्रिय रहते थे, तो मुझे एहसास हुआ था, चूँकि बीमारी की वजह से मुझे जो अनुभव थे, तो मुझे अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। लेकिन इतनी जल्दी इतनी बुरी खबर सुनने को मिलेगी, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं लगा था। तो आपको बता दूं कि कैंसर के साथ जीते हुए खुद जो मरीज की मनोदशा होती है, जो जद्दोजहद होती है, और उसके साथ जो परिवार की स्थिति होती है, अपनों की स्थिति होती है, जो इलाज की जो जटिल प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया, खर्चीली प्रक्रिया, उससे निपटना बहुत आसान नहीं होता है। तो आज जब मैं बैठा हूँ, तो चूँकि हम लोग पत्रकारिता के पेशे से हैं और उम्मीद भरी निगाहों से लोग बाग देखते हैं, उस दौर में जब चारों ओर विश्वसनीयता का संकट है, भरोसे का संकट है, तो मेरे अनुभव यही कहते हैं कि कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए मेरी पत्नी ने, और उसे बचाने की कोशिश में मैंने जो कुछ झेला है, देखा है, वह अनुभव बहुत ही नकारात्मक है। देश में बदलाव की बात कही जाती है, एक से एक उपलब्धियों की बात कही जाती है, लेकिन जब कैंसर के इलाज की बात है तो यह सबों के बूते की बात नहीं है। मैंने किस तरीके से इलाज किया है, कराया है, उसकी लंबी कहानी है। लेकिन उस कहानी का जो एक नकारात्मक पक्ष है, उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ कि चूँकि हमारे जो साथी हैं, और आज जो मैं देख रहा हूँ, खासतौर से रवि प्रकाश के निधन के बाद जो शोक संवेदनाओं का तांता लगा है, जो पीड़ा का इजहार हो रहा है, जो यादें ताज़ा की जा रही है, तो ताज़ा करने वाले जो लोग हैं वे वजनी हैं, उनकी बात सुनी जाती है विभिन्न तबकों में, खास तौर से मीडिया में भी अधिकतर की मजबूत पहचान है, मजबूत पकड़ है, मजबूत दखल है, और उनकी बातें जो शासन है, प्रशासन है, जो नीति निर्धारक है देश के, उस तक भी बहुत आसानी से पहुंचने की गुंजाइश है, पहुंच सकती है। तो देश में जो भी बातें किए जा रहे हैं, वो बात कहा जाता है कि सरकार इलाज की व्यवस्था कर रही है, कोशिश कर रही है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनकी मदद की जा रही है। यह कहना सरासर गलत है कि कोई इलाज के अभाव में मर रहा है। सरकार है, सरकार चिंता कर रही है, सरकार व्यवस्था कर रही है। विभिन्न योजनाओं की बात होती है, उसमें आयुष्मान योजनाओं की भी बात होती है। बातें बहुतेरे हैं, लेकिन इन तमाम बातों का लबोलुआब और यह सच है। चूँकि मुझसे बड़ा गवाह, मजबूत गवाह कोई नहीं हो सकता है, और फिर जो गवाही है वो रवि प्रकाश के परिजन भी दे सकते हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, कि जो कुछ भी है सिर्फ कहने के लिए है,
झेलना उसे ही होता है जिस पर पड़ता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं भी आगे बढ़ूं, आप भी मजबूती से अपनी बातें उठाएं, क्योंकि मीडिया में रहते हुए जो कुछ हो रहा है, जो कुछ सच्चाई है, उसे मैं भी बखूबी देख रहा हूँ, मैं भी बखूबी समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ विभिन्न तरीक़ों से, विभिन्न रूपों में। तो एक पत्रकार के आवरण से खुद को बाहर निकालकर उस जगह पर पहुँचिए जहाँ कभी वह शख्स खड़ा होता है जिसके सामने घूप अंधेरा होता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, सारी व्यवस्थाएं बेकार दिखती हैं, कहीं कोई मददगार नहीं दिखता, वह अपने हाल पर होता है। जो भी आर्थिक संसाधन जुटाने होते हैं अपने बूते जुटता है। सरकार है, व्यवस्था है, लोक कल्याणकारी व्यवस्था की बात कही जा रही है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही पत्नी के इलाज के क्रम में उसे आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जाते हुए देखते रहने की विवशता में और जीने की उसकी जिद में जो मैंने देखा है, किसी के साथ ऐसा न हो, उसके लिए आवाज़ उठे शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और मीडिया के स्तर पर कि किस तरीके से जो इलाज की व्यवस्था है वो बेहतर हो, सुदृढ़ हो और मदद मिल पाए, इलाज के अधिकार की बात हो। जैसा कि मैं देख रहा हूँ रवि प्रकाश विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़े थे, लेकिन बाद के दिनों में चूँकि उनका बीबीसी से जुड़ाव रहा है तो बीबीसी ने भी उनकी बातें रखी है। रवि प्रकाश को इसी महीने वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में पेशेंट एडवोकेट एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जाहिर है उन्होंने कैंसर से लड़ने में जिस तरीके की दिलेरी दिखाई, खुद लड़ते हुए अपने जैसे लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया, तो उन्हें सम्मान मिलना भी चाहिए, भी सम्मान के हकदार भी थे। यह अच्छी बात है कि इस साल पुरस्कार पाने वाले भारत के इकलौते व्यक्ति थे। तो रवि प्रकाश को जनवरी 2021 में लंग कैंसर ने घेरा था, या यूँ कहिए कि उसकी पहचान हुई थी। बीमारी का फैलाव हो रहा था इलाज के बाद भी। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई में लंबा इलाज चला, परिणाम सामने है जो नकारात्मक ही है। मैं यह नहीं कह रहा कि भारत में इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। इलाज की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को खारिज नहीं किया जा सकता, पूरे तौर से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उस इलाज का खर्च वहन करना बूते से बाहर की बात है। उन लोगों के लिए भी जो निश्चित आय वर्ग से आने के कारण
सरकारी सुविधाओं के दायरे से बाहर हैं, उन लोगों के लिए भी जो सुविधाओं के आरक्षण की व्यवस्था है उसके दायरे से बाहर हैं। लेकिन जिम्मेदारी लोक कल्याणकारी राज्य है तो सरकार की बनती है। बात आयुष्मान योजना की करूं तो सरकार जो भी दावा कर ले, हालांकि मैं हकदार नहीं था, चाहे जिस वजह से जो सरकारी पैमाना है उसमें फिट नहीं बैठा, क्यों नहीं बैठा इस पर भी मैं बहस में नहीं जानना चाहता, पचड़े में नहीं जाना चाहता। लेकिन उससे भी जो इलाज की व्यवस्था है और जो इलाज की व्यवस्था की गई है वह भी शकुनदायक नहीं है, राहत देने वाली नहीं है। तो रवि प्रकाश नहीं रहे यह कहने से, आंसू बहाने से, दुख व्यक्त करने से आगे बढ़कर मेरा आग्रह होगा कि इस बात के लिए पहल हो, इस बात की मुहिम चले कि किस तरीके से बीमार के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। कम से कम भारत में जो इलाज की व्यवस्था है वह उसे भी मुहैया हो सके। खुदा न करे मेरी पत्नी का उदाहरण सामने है, उसमें भी वही बातें हैं। आर्थिक व्यवस्था किस तरह से हुई, जो संभव था, और रवि प्रकाश ने भी इस मसले को उठाया था कि किस प्रकार का महंगा इलाज है, एक महंगी दवाइयाँ हैं, किस तरीके से इसको महामारी घोषित करना चाहिए। भारत जैसे देश में उसको नोटिफाइड बीमारी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। उन्होंने मांग भी उठाई थी। भारत में कैंसर के बेहतर इलाज की सुविधाएं हैं लेकिन उसका खर्च अलग है। मैंने देखा है, मैंने जो थोड़ा बहुत कुछ अर्जन, उसके अलावे जो कुछ पुश्त दर पुश्त की बची बचाई थी, जमीन सरीखी पूंजी, तो उसका भी हस्तांतरण कर उसे भी बेचकर अर्थ की व्यवस्था की। अर्थ की व्यवस्था के बाद भी इसमें बीमार के साथ परिजनों को भी लगना पड़ता है, जुटना पड़ता है, बड़ी भागम भाग होती है, इत्मीनान की स्थिति नहीं होती है। उस दौर में भी खास तौर से जहाँ काम कर रहे हैं, जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, उससे बड़ी आत्मीयता की ज़रूरी होती है। लेकिन मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आदर्श की बात, मैं आज जो रवि प्रकाश की असामयिक निधन पर जो भावभीनी श्रद्धांजलि देने वाले हैं, उनमें से भी कई चेहरों को देखा है। मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता विशेष रूप से, लेकिन पीड़ा हो रही है तो खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे जो रोजी रोजगार के अवसर थे उससे भी वंचित किया। टिप्पणी तो यहाँ तक दी कि कितना बहाना करोगे, पत्नी का कितना आड़ लोगे। यह उनकी चिंता थी, उनकी पीड़ा थी।
उनके विचार, उनके संस्कार उनको मुबारक। लेकिन मेरी जो बातें हैं, मेरा जो कहने का आशय है वह यह है कि बुरे दिन किसी आ सकते हैं। खास तौर से जो कैंसर को लेकर जो मेरा अनुभव है और जो मैंने देखा है, बीमारियों के लिए तरह तरह की बातें कही जाती है, इस कारण से हो गया, उस कारण से हो गया, किसी का लीवर फेल हो जाए, किसी का किडनी फेल हो जाए, कुछ दूसरी बीमारी हो तो उसके कारण बताए जाते हैं। लेकिन जो लंग कैंसर की बात थी तो कहा कि धूम्रपान करने वाले को होता है, तो मेरी पत्नी तो कोई धूम्रपान नहीं करती थी, जैसा कि रवि प्रकाश ने भी खुद कहा कि वे भी धूम्रपान नहीं करते थे। तो कहने का आशय यह है कि आप लाख कोशिश करें आहार विचार से दुरुस्त रहें, लेकिन बीमारी बीमारी है, वो किसी को भी घर कर सकती है। तो कभी कम से कम अपने साथी से, अपने कलीग से इस तरीके से पेश ना आए कि वो आपके बारे में कभी बहुत इत्मीनान से, बहुत सकारात्मकता से भी सोचे तो फिर सकारात्मक नहीं सोच पाए। तो जैसा कि रवि प्रकाश ने बताया कि उन्हें एक दवा के बारे में बताया गया था जिसमें 30 टैबलेट की कीमत 5 लाख रुपए थी। 1 महीने की दवा खरीदने पर 2 महीने की मुफ्त मिल रही थी, यानी टारगेटेड थेरेपी में 3 महीने में 5 लाख का खर्च। आर्थिक हालात को देखते हुए इस इलाज की बजाय दूसरे तरीके पर जाना पड़ा। साल का खर्च 20 लाख रुपए। मैंने वह दवा ली क्योंकि मेरी आर्थिक हैसियत उस दवा के लायक नहीं थी। उन्होंने बहुत सटीक जो है बजट बताया है। चूँकि मैंने भी पत्नी का इलाज कराया है तो देखा है कि साल में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का खर्च कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और फिर आयु की बात है तो देख ही रहे कि 2020 में जो बीमारी पकड़ी गई तो वह जान लेकर 2024 में किसी को मई महीने में गई तो किसी को सितंबर महीने में। तो मेरा आग्रह होगा कि आंसू बहाना भी स्वाभाविक है, लेकिन इससे अलग हम इस सवाल पर गंभीरता से सोचें, इस सवाल को मजबूती से उठाएं। यह सवाल उठाकर रवि प्रकाश जैसे लोग पुरस्कार पा सकते हैं, उनकी जिंदगी नहीं बच सकती। यह सवाल हर आम को उठाना होगा। यह बीमार और उनके परिजनों की मजबूरी ही नहीं है कि कैंसर को भारत में महामारी घोषित किया जाए, इसे नोटिफाइड बीमारी की श्रेणी में शामिल किया जाए। तो आशा करता हूँ कि जो कुछ कटु बातें होंगी उसके आप नज़रअंदाज करेंगे और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, उस पर संजीदगी से विचार करेंगे, गौर करेंगे। क्योंकि मीडिया की बात है, चौथा स्तंभ है, लाख विश्वसनीयता के संकट की बात कही जा रही है, लेकिन आज की तारीख में भी मैं ये यकीन के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि मीडिया की विश्वसनीयता है। लोग आज भी उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं, मीडिया से जुड़े लोगों को विश्वसनीय मानते हैं। तो दूसरों के लिए न सही, अपने ही लिए सही आवाज़ को बुलंद करें। मैं भी रवि प्रकाश के लिए क्या कह सकता हूँ, सुख ही व्यक्त कर सकता हूँ। यही कह सकता हूँ कि रवि, आप बहुत अच्छे थे, आपको अभी नहीं जानना चाहिए था। यही प्रार्थना होगी कि रवि प्रकाश जैसे और भी साथी असमय दम न तोड़ें,